नमस्कार। आज हम कुछ हालिया बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़े डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे हैं। जी। जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। और इसमें एक बड़ा टॉपिक है जीएसटी, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। हाँ। इसकी दरों में जो कमी आई है और उसका असर खासकर ऑटोमोबाइल कीमतों पर। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब घटाकर 5% और 18% किया है। हाँ। और इसकी टाइमिंग मतलब ठीक फेस्टिव सीजन से पहले इसने बाजार में काफी हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि कंपनियां कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं। हाँ, सबसे पहले ऑटो सेक्टर को ही देखते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, रेनॉल्ट, टोयोटा, इन सब बड़ी कंपनियों ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जीएसटी कटौती का पूरा फायदा वो ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और महिंद्रा का तो केस बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 22 सितंबर की ऑफिशियल डेट से पहले ही, मतलब 6 सितंबर से ही कीमतें कम कर दी। अच्छा। पहले ही कर दी। जी हाँ। उनकी जो आइस एसयूवीज हैं, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, थार, बुलेरो, इन पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख तक की कटौती हुई है। वाह। एक्सयूवी 3XO डीजल पर तो सबसे ज्यादा 1,56,000 रुपए की कमी आई है। तो ये फेस्टिव सीजन की बिक्री के लिए बड़ा पुश है, कह सकते हैं। सही कहा। और टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं है। वो भी करीब 25.5 लाख रुपए तक कम कर रहे हैं। रेनॉल्ट का भी 96,000 के आसपास है। और टोयोटा ने तो मतलब अपनी पूरी रेंज में कटौती की है। कुछ मॉडल्स पर तो 3.49 लाख तक। फॉर्च्यूनर पर शायद सबसे ज्यादा कमी है। हाँ, ये काफी बड़ी कटौती है। ये सब कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। तो ग्राहकों के लिए तो ये अच्छी खबर है ना। निश्चित रूप से। और इसका असर सिर्फ कार कंपनियों पर ही नहीं है। जैसे जेके टायर जैसी कंपनियां हैं। अच्छा। हाँ, वो भी इस जीएसटी कटौती के चलते FY 26 में शायद 8% से थोड़ी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन इसी माहौल में ऑटो सेक्टर में एक और एंट्री हो रही है। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट। ओ, विनफास्ट वियतनाम से। जी, VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवीज के साथ। ये टाटा और महिंद्रा के लिए एक संभावित चुनौती हो सकती है। ये तो इंटरेस्टिंग है। एक वियतनामी ईवी कंपनी भारत आ रही है। आपको क्या लगता है वो यहाँ के जो स्थापित खिलाड़ी हैं, टाटा, महिंद्रा, उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। भारतीय ईवी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हाँ, वो तो है। विनफास्ट का आना ग्राहकों के लिए अच्छा है, ज्यादा चॉइस मिलेगी। लेकिन हाँ, मौजूदा कंपनियों के लिए ये जरूर एक नई चुनौती होगी। तो ये तो हुई ऑटो सेक्टर और जीएसटी की बात। अब जरा कुछ दूसरी खबरों पर भी नजर डालते हैं, इकोनॉमी और कॉरपोरेट जगत से। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। हाँ, जैसे स्पाइस जेट की खबर है। हाँ, स्पाइस जेट ने जून तिमाही में 234 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। वजह? विमानों का ग्राउंडेड होना, ऑपरेशनल दिक्कतें। जी, ये स्पाइस जेट के लिए वाकई मुश्किल समय है। खासकर जब हवाई यात्रा की मांग बढ़ रही है, तब इस तरह की दिक्कतें उन्हें पीछे खींच रही हैं। दूसरी तरफ हम सबके लिए खबर है जो शायद जेब पर असर डाले। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए जो डिलीवरी मिलती हैं, जैसे जोमैटो, स्विगी, हाँ। वो 22 सितंबर से महंगी हो सकती हैं। उन पर अब डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लगेगा। बिल्कुल। इसका सीधा असर हम जैसे यूजर्स पर पड़ेगा। हर छोटी बचत मायने रखती है और ये कदम ऑनलाइन ऑर्डरिंग की कॉस्ट को यकीनन बढ़ाएगा। सही कहा। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल पर भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं। अडानी पावर ने भूटान के ड्रक ग्रीन पावर के साथ एक एग्रीमेंट किया है। हाँ, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। जी, 6,000 करोड़ की लागत से 570 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक बिजली प्रोजेक्ट नहीं है। इसे आप भारत के पड़ोसी देश के साथ ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग में एक अहम कदम के तौर पर देख सकते हैं। बॉर्डर पार एनर्जी कॉर्पोरेशन। महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के अलावा टेक्नोलॉजी भी फोकस में दिख रही है। यस। सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ग्लोबल एमएनसीज, हाँ। वो भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत रुचि दिखा रही हैं। हाँ। लोकल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी बनाने में। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। देखिए, दुनिया भर में चिप्स की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है, मतलब सिर्फ 1-2 देशों पर निर्भरता कम करने की। सही। ऐसे में भारत का जो उभरता हुआ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, वो इन एमएनसीज के लिए काफी आकर्षक है। और लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप उनके लिए यहाँ काम शुरू करना आसान बना सकती है। टेक्नोलॉजी में ही एक और डेवलपमेंट है, केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। हाँ, केनेस। उन्होंने मस्टर्ड स्मार्ट ग्लासेस बनाने वाली जो कोर टीम थी उसे अपने साथ मिला लिया है। अच्छा। इससे वो एआई यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और एआई वाले वियरेबल्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। केनेस का ये कदम उन्हें एआर के तेजी से बढ़ते बाजार में
मतलब वो तकनीक जो असली दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाती है, उसमें एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। स्मार्ट ग्लास जैसी चीजें भविष्य में काफी आम हो सकती हैं। तो इसमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाना बहुत जरूरी है। और एक और दिलचस्प बदलाव का संकेत मिल रहा है, ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड। होटल कंपनी? हाँ, उन्होंने अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया है। अब वो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति और यात्रा सेवाओं को भी अपने बिजनेस के दायरे में शामिल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस वाली कंपनियां भी अब नए डिजिटल रास्ते तलाश रही हैं। शायद वर्चुअल करेंसी या ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके कुछ नया करना चाह रही हो। तो इन सब खबरों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ तो जीएसटी कटौती से ऑटो सेक्टर और ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में थोड़ी राहत मिली है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं, जैसे हमने स्पाइस जेट की बात की या डिलीवरी सेवाओं का महंगा होना। और इसके अलावा बड़े रणनीतिक निवेश भी हो रहे हैं, जैसे अडानी का भूटान वाला प्रोजेक्ट और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर, एआरआई, इनमें काफी हलचल है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों के आधार पर एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर में ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ईवीज पर जोर है, विनफास्ट जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं, एआरआई जैसी नई तकनीकें हैं जी। इन सब को देखते हुए भारत आने वाले समय में खुद को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में एक अहम प्लेयर के तौर पर कैसे स्थापित कर सकता है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखने लायक होगा।